हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग 20 नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। हमने यह वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखकर बनाया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो छात्र तैयारी करते हैं वे बहुत ही कम अंक से जो है पिछड़ जाते हैं। आजकल परीक्षा में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के टिपिकली प्रश्न दिए जा रहे हैं जो जिनमें बहुत कम का अंतर होता है और जो एग्जामिनर है वह हमारे दिमाग को भांपना चाहता है कि उस कम अंतर को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे ज्ञात करें। तो आइए आज हम पहले प्रश्न के ऊपर देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है व्हाट का 35% इक्वल 458 माइनस 269। तो व्हाट का मान क्या होगा? 650, 540, 780 या 1020। तो देखते हैं इसका x का 35%, तो x इंटू 35/100 इक्वल 458 में से 269 को घटाते हैं तो 18 में से 9, 14 में से 6 गया 8 और 3 में से 189। तो अगले स्टेप में चलेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 189 गुने 100/35। 35 5 सते 35, 20 पचे 100, 7 दूनी 14, 7 सते 49 इक्वल होगा 27 दूनी 54, 540। हमारा उत्तर होगा 540 का 35% जो है इसके बराबर होता है। अगला सवाल है 12 गुने 0.12 इंटू 0.012। 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144। ऑप्शन देखते हैं 1728, 17.28, 1.728, 0.01728। तो देखते हैं 12 में 12 से तो 144 गुने 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 52, 12 इकाई 12, 5 17। 3 अंक का दशमलव और 2 अंक 5 अंक 1 2 3 4 यानी 5 अंक हमको चाहिए 0.01728। तो हमारा उत्तर जो है ये होगा 0.01728। अगला सवाल है यदि x इक्वल 7 माइनस 4√3 तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा? x का मान दिए हुए है, चूंकि x इक्वल है 7 माइनस 4 और √3 तो x 1/x बराबर हो जाएगा 1/7 माइनस 4√3 बराबर हो जाएगा, ये इन्वर्स अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3। इसका इन्वर्स होगा तो इसलिए हो जाएगा x प्लस 1/x का मान 7 प्लस 7 माइनस 4√3 प्लस, यहां प्लस है तो प्लस 7 प्लस 4√3। आगे चलेंगे तो होगा 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3। 4√3 प्लस और माइनस खत्म इक्वल होगा 14। तो हमारा उत्तर होगा 3। आंसर क्या होगा? 14। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं स्टूडेंट। प्रश्न संख्या 4 क्या है? प्रश्न संख्या 4 है सूखी बर्फ क्या है? ठोस नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड,
ठोस ऑक्सीजन इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को अत्यंत कम तापमान पर संपीड़ित किया जाता है तो यह बिना द्रव रूप में बदले सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसको सूखी बर्फ या शुष्क हिम के नाम से जाना जाता है। यह एक उधर्वपातित होने वाला सब्सटेंस है, पदार्थ है, क्योंकि वैसे पदार्थ जो दाब और ताप के कारण ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और जैसे दाब हटाया जाता है वे बिना द्रव में बदले हुए गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उधर्वपातित पदार्थ कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को उधर्वपातन कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा शुष्क ठोस CO2 को सूखी बर्फ या शुष्क हिम कहते हैं। आंसर होगा ठोस CO2। उधर्वपातित होने वाले अन्य पदार्थ हैं कपूर, अमोनियम क्लोराइड, सूखी बर्फ। ये जो है गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बिना द्रव अवस्था में बदले परिवर्तित हो जाते हैं और फिर ठंडा करने पर गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बिना द्रव अवस्था में बदले परिवर्तित हो जाते हैं। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा या चाणक्य? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, लेकिन विष्णु शर्मा के काल के बारे में विभिन्न विद्वान हैं, उनके बीच जो है मत स्थापित नहीं हो सका है। कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा जी ने 200 ईसा पूर्व में की थी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जो रचना का भाव है उसको देखकर लगता है कि यह रचना 300 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इसके जो रचनाकार है, रचयिता है विष्णु शर्मा। यह जो है मनोविज्ञान, मनुष्य के जो मन का विज्ञान है उससे संबंधित कहानियों से भरा पड़ा है विष्णु शर्मा। अगला सवाल है मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का, जर्कोनियम का, लोहा का या टाइटेनियम का? तो आप जैसे कि जानते हैं भारत के केरल के तट पर मोनोजाइट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इस मोनोजाइट का उपयोग जो है थोरियम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। थोरियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है जिसका उपयोग परमाणु बिजली घर और परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा थोरियम। इसका संकेत होता है TH, थोरियम, TH। अगला सवाल है 84, 126 और 140 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो देखते हैं। इसके लिए एक ट्रिक हम आपको बतलाते हैं। 140 में से 26 को घटाते हैं, 126 को 14 आता है। फिर 126 से 84 को घटाते हैं, तो 84 को घटाएंगे तो 6 4 2 12 8 4 42। 14 और 42 का HCF होता है 14। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 14। 7 14 21 28 में हमारा उत्तर जो है 14 होगा। इसके लिए किस ट्रिक का? बड़ी संख्याओं के मौसा निकालने का यह सामान्य तरीका है, ये ट्रिक है। 140 में से 126 को और 126 में से 84 को घटाते हैं और फिर इनका HCF निकालते हैं, तो 14 और 42 आता है। 14 42 का HCF होता है 14। तो हमारा उत्तर होगा 14। अगला सवाल है पित्त रस स्रावित होता है लार ग्रंथि से, अमाशय से, अग्नाशय से या यकृत से? तो पित्त रस हमारे लिवर से स्रावित होने वाला एक जूस है जिसका pH मान 7.7 होता है और इसमें 85% जल और 12% जो है पित्त के अवयव होते हैं। अन्य पदार्थ जो है 3% की मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा यकृत यानी लीवर से जो है पित्त रस निकलता है, यकृत से। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9, भारत की अर्थव्यवस्था है
समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या इनमें से सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, यहां पर सरकार के अधीन भी कुछ उद्योगों को रखा गया है, जबकि कुछ उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र में भी रखा गया है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न संख्या 10 है, रूस की संसद का क्या नाम है? तो ऊपरी सदन को, रूस के ऊपरी सदन को संघीय परिषद के नाम से जाना जाता है, और जो निम्न सदन है उसको किस नाम से जाना जाता है? ड्यूमा के नाम से, डाइट के नाम से, नेसेट के नाम से, या पार्लियामेंट के नाम से? तो नेसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है, पार्लियामेंट ब्रिटेन की संसद का नाम है, डाइट नेपाल की जापान की संसद का नाम है, और ड्यूमा जो है यह रूस के संसद का नाम है। तो हमारा उत्तर होगा ड्यूमा। देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है कि भारत का प्रथम उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया? 1972 में, 1973 में, 1974 में, या 1975 में? तो उत्तर होगा 19 अप्रैल 1975 को रूस के कॉस्मोस 3M के द्वारा भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था, और उस उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 रूस के अंतरिक्षयान कॉस्मोस 3M के द्वारा भारत के प्रथम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो भारत के महान वैज्ञानिक थे, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये भारत में हुए थे। इन्होंने चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी का पता लगाया था, और इन्होंने पाई का मान 3.14 ज्ञात किया था। ये उपग्रह भेजा गया था रूस की सहायता से 1975 में, और इसका वजन था 360 किलो। वजन इस उपग्रह का था 360 किलो, 360 किलोग्राम। अगला सवाल है, अम्लराज का सूत्र क्या है? HCl, HNO3, H2SO4, 3HCl प्लस HNO3। अम्लराज को एक्वेरेजिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सोना आसानी से गल जाता है। तो ये जो है जब बनता है उस समय रंगहीन होता है, बाद में इसका रंग परिवर्तित होता है। इसका सूत्र होगा 3HCl, मतलब HCl के 3 अणु के साथ HNO3 का एक अणु होता है, और इसमें इसका अनुपात होता है 3:1, मतलब 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का, और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अगला सवाल है, डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? ध्वनि से, जनसंख्या से, तापमान से, या मुद्रा से? तो डॉपलर प्रभाव जो है, ध्वनि की आवृत्ति में जो आभासी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो इसका संबंध जो है ध्वनि से है। उत्तर क्या होगा? ध्वनि। ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन को
डॉपलर प्रभाव कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला सवाल है, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 23 सितंबर को, 4 जुलाई को, 3 जनवरी को या 21 मार्च को? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच एक दूरी होती है जो सबसे कम है 14 करोड़ 72 लाख किलोमीटर का, और जो अधिकतम दूरी सूर्य से पृथ्वी की होती है वह 15 करोड़ 2 लाख किलोमीटर का होता है। जो न्यूनतम दूरी है उसको उपसौर कहते हैं, और जो अधिकतम दूरी है उसको अपसौर कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी 3 जनवरी को होती है, यानी 14 करोड़ 72 लाख किलोमीटर की दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है 3 जनवरी को होती है, और सबसे अधिकतम दूरी जो है यानी 15 करोड़ 2 लाख किलोमीटर की दूरी वह जो है 4 जुलाई को होती है। जबकि 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात जो है बराबर होते हैं। ये 2 ऐसे दिवस हैं जब पृथ्वी पर दिन और रात 12-12 घंटे की होती है। तो हमारा उत्तर होगा 3 जनवरी, 3 जनवरी। अगला सवाल है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट? तो आप जानते हैं ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, केल्विन में डिग्री नहीं लगता है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 बच गए। तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है, केल्विन। केल्विन को तापमान का एसआई मात्रक माना गया है। इसमें जो बर्फ का गलनांक होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वह होता है 273, जो मिनिमम बिंदु है, न्यूनतम बिंदु 273.15 के, जो डिग्री सेल्सियस के 0 डिग्री सी के बराबर होता है, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री एफ के बराबर होता है। और जो उच्चतम बिंदु होता है जिस पर जल जो है द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है वह तापमान है 373.15 केल्विन। जबकि डिग्री सेल्सियस में ये 100 डिग्री सी होता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इनमें से कौन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल और कोयला, ये हमारे ऑप्शन है। ये सभी के सभी जो है कार्बन के पदार्थ हैं, कार्बन से बने हुए पदार्थ हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के प्राकृतिक अपरूप हैं, जबकि चारकोल, कोक और कार्बन ब्लैक मानव के द्वारा बनाया गया मानव निर्मित कार्बन के अपरूप हैं। तो कोयला बचता है। कोयला जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं है, बल्कि कोयला में कुछ अशुद्धि के रूप में विभिन्न प्रकार के खनिज और मटेरियल्स, तकरीबन 200 प्रकार के रासायनिक अणु जो हैं अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा कोयला। कोयला जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। ये दोनों जो है प्राकृतिक अपरूप है, नेचुरल एलोट्रॉप है, जबकि मैन मेड अपरूप है। ये लकड़ी को जब वायु के अनुपस्थिति में जलाया जाता है तो लकड़ी चारकोल में परिवर्तित हो जाता है। कोयला को जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कोयला कोक में परिवर्तित हो जाता है। तेलों और पेट्रोलियम गैस को जब वायु के सीमित मात्रा में जलाया जाता है तो वह कार्बन ब्लैक में परिवर्तित हो जाता है। अगला है सवाल, इनमें से किस तत्व को किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है? फास्फोरस, लोहा, सोडियम,
कैल्शियम। तो फास्फोरस को, श्वेत फास्फोरस को हमेशा जो है जल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान श्वेत फास्फोरस को मिलता है तो ये अपने आप जलने लगता है। लोहा जो है यह खुले में रहता है, ये जलता नहीं है। कैल्शियम भी खुला में रहेगा तो भखर जाएगा, लेकिन सोडियम को हमेशा किरासन तेल में डुबा कर रखा जाता है, जल में इसको डुबा कर नहीं रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो इस स्थिति में सोडियम को किरासन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है एक क्षार धातु है और क्षार धातुएं जो है वो कार्बनिक विलायकों के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं। तो हमारा उत्तर होगा सोडियम। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 18। संकेत इसका होता है Na, परमाणु संख्या 11 और इसका एटॉमिक मास जो होता है 23 होता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को, ताइवान को, भूटान को या भारत को? भारत में अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूरज का राज्य कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। अरुण के आंचल, अरुण माने सूर्य। लेकिन विश्व में सबसे पहले सूर्य जो है जापान में दिखाई देता है, इसलिए जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, जबकि ब्रिटेन में सूर्य जो है सबसे बाद में डूबता है, इसलिए ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है। हमारा उत्तर होगा जापान। प्रश्न संख्या 19 है स्टोरेज बैटरियों यानी संचायक सेलों में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? लेड यानी सीसा यानी पीबी, एल्युमिनियम का, कॉपर यानी तांबा का, एजी यानी सिल्वर या चांदी का? तो हमारा उत्तर होगा इसको लेड कहते हैं, प्लम्बर, या हिंदी में इसको सीसा कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा पीबी का उपयोग किया जाता है, लेड का। लेड यानी पीबी, इसको हिंदी में सीसा भी लिखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20 रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल को, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल को, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को? तो रसायनों का राजा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष 20 प्रश्नों को रखा। ये 20 प्रश्न जो हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय बाय।